हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं आईएससी क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। मतलब लॉ ऑफ रिटर्न्स हमारा दो टाइप का है, रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है, ये वीडियो आपका काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, आपको पता होगा जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब हमको इनपुट्स का रिक्वायरमेंट होता है। व्हेन देयर विल बी इनपुट्स ओनली देन देयर विल बी आउटपुट। तो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन इज द मैक्सिमम क्वांटिटी व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम विद द गिवन इनपुट एंड बेस्ट टेक्निक इज यूज्ड। मतलब ये है क्या? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम जब आपकी बेस्ट टेक्निक गिवन है और साथ में आपको क्या गिवन है? गिवन इनपुट्स, कुछ इनपुट्स भी आपको गिवन है। तो इसका मतलब इनपुट के बिना तो आउटपुट हो नहीं सकता। क्लियर? तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी पर यूनिट ऑफ टाइम विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स एंड द बेस्ट टेक्निक यूज्ड इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जैसे हमने कहा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज व्हाट? फंक्शन ऑफ एल एंड के। एल मींस लेबर एंड के मींस कैपिटल। यहां पे दो टाइम पीरियड हम स्टडी करते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन हम ये अज्यूम कर रहे हैं वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम अपने फिक्स फैक्टर को लाइक मशीन्स को चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड इन विच वी विल नॉट बी एबल टू चेंज द मशीन्स। मशीन्स विल बी देयर बट दे विल रिमेन कांस्टेंट, but only labor will be changed in the short run. And in the long run, what we will do? Long run is the time period in which we can change all my inputs. We can even change my labor, I can change my capital as well. आपको पता है लॉन्ग रन में हम अपनी लेबर तो हम शॉर्ट रन में भी चेंज कर सकते हैं, पर लॉन्ग रन में हम अपनी मशीन्स को भी चेंज कर सकते हैं, मशीन्स को बढ़ा सकते हैं, अपना स्केल ऑफ आउटपुट चेंज कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड के की मैंने के के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब के कांस्टेंट रहेगा। अगर आप यहाँ के नहीं भी लिखते तो चलेगा, बट आपको बताना पड़ेगा कि हमने कैपिटल को यूज किया है, बट वो कैपिटल वहां कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब जो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन में चेंज आएगा इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द लेबर ओनली। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन में चेंज आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोथ। सो इट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोथ, but here it is only function of labor, not of capital. Capital will remain constant here. आपने कहा यहाँ फैक्टर रेशियो जो है चेंज होता है। जैसे वन मशीन है, वन मशीन फिक्स है, मान लीजिए वन मशीन वन वर्कर, वन मशीन टू वर्कर, वन मशीन थ्री वर्कर, दैट इज व्हाट कॉल्ड फैक्टर रेशियो चेंजेस हियर। दैट्स व्हाई वी से इट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, के मतलब आपका जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है वो हर बार वेरी करेगा। टॉक अबाउट फैक्टर रेशियो कांस्टेंट, यहाँ पे फैक्टर रेशियो कांस्टेंट रहेगा। कहाँ? लॉन्ग रन में। कैसे? मान लीजिए एक मशीन पे 4 वर्कर्स बेस्ट है, मान लीजिए हम अज्यूम करते हैं एक मशीन पे 4 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि बेस्ट है। तो अगर मैं अपना मशीन 1 से 2 करूंगा, अगर मैं अपनी मशीन बढ़ाऊंगा तो उसी रेशियो में मैं अपनी लेबर भी बढ़ा दूंगा, रेशियो वही रहेगा 1:4। अभी भी अगर मैं इनको कट करूंगा 1:4 ही रहेगा। इज इट ओके? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज टीपी? टोटल प्रोडक्शन। इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सम टोटल ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग द फिक्स फैक्टर अलोंग विद वेरिएबल फैक्टर। मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? टोटल प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग द फिक्स फैक्टर अलोंग विद वेरिएबल फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज प्रोडक्शन इनटू एल मतलब लेबर। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन? एवरेज प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर। प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर इज व्हाट कॉल्ड एवरेज प्रोडक्शन, दैट इज टोटल प्रोडक्शन अपॉन एल। एंड व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्शन? मार्जिनल प्रोडक्शन इज एडिशनल प्रोडक्शन ड्यू टू यूज ऑफ वन एडिशनल लेबर। एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आ गया दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। क्लियर? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। एक आपकी बुक में आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है जिसमें कई सारे लेबर्स को हमने चेंज किया और टोटल प्रोडक्शन दे रखा है। तो आपको अगर टोटल प्रोडक्शन से एवरेज प्रोडक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? टोटल प्रोडक्शन अपॉन एल, मतलब जितना भी टीपी का लाइन में जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उनको आप किससे डिवाइड कर दीजिए? लेबर से। तो यू विल गेट व्हाट? एपी। और आपने कहा सर एमपी कैसे निकालेंगे? एमपी आप टीपी से निकालिए, पहली वैल्यू सेम आ जाएगी। सेकंड वैल्यू कैसे निकालोगे? सेकंड वाली वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस, थर्ड वैल्यू से सेकंड वैल्यू माइनस, फोर्थ वैल्यू से थर्ड वैल्यू माइनस, एंड दिस वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्शन। क्लियर?
अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कुछ और नाम और भी हैं। इसको रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। क्लियर? तो हम इसको लॉ को डिस्कस करते हैं। What is the law of variable proportion? Law says as we use more and more units of variable factor combined with the fixed factor, the TP increases at increasing rate initially. Eventually it increases at decreasing rate. मैं repeat कर देता हूँ. As we use more and more units of variable factor, that is labor, along with fixed factor like machines, the TP total production increases at increasing rate initially. Eventually it increases at decreasing rate. Clear? तो ये इसका लॉ है। इसकी कुछ अजम्पशंस भी हैं। अजम्पशंस क्या हैं? कि हमारी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट, और आपकी जो लेबर की यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस रहेंगी, सिमिलर। आपने कहा सर वो क्लोन्स हैं, नहीं क्लोन्स नहीं है, दे आर विद द सेम टाइप ऑफ लाइक वर्क एक्सपीरियंस, विद द सेम क्वालिफिकेशन, विद द सेम एज ग्रुप। दैट इज लेबर की यूनिट्स होमोजीनियस हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। और इसके अलावा आपका जो फैक्टर प्रोपोर्शन है वो हर बार चेंज होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, लाइक 1 क्या है? मशीन, विच रिमेन कांस्टेंट। आपने कहा मशीन हमेशा 1 रखना है, कुछ और भी रख सकते हैं, जो भी रखेंगे वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया लॉ, मैंने आपसे डिस्कस किया इसकी अजम्पशंस, अब हम इसका ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या ग्राफ कैसे रहेगा देखते हैं। यहां पे हमने ग्राफ बनाया, यहां पे हम क्या लेंगे? टीपी, टोटल प्रोडक्शन, और यहां पे क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ लेबर। ओके, तो ये पहले अंदर की तरफ बेंड करेगा ऐसे, फिर यहां से ये जहां बेंड से फिर यहां से इसने चेंज किया, और ये आपका हो गया टीपी, टोटल प्रोडक्ट। जहां से इसने अपनी शेप चेंज करी उसको पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन भी कहते हैं। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन? Point of infection is the point from where TP changes its shape. जिस पॉइंट से TP ने अपनी शेप को चेंज किया, that is what called point of inflection, और is the point up to which TP increases at increasing rate, और उसके बाद TP कैसे बढ़ेगा? diminishing rate से। तो एक लाइन आपने यहां से नीचे ले ली। ओके, अब एक लाइन आप ऐसे खींचे जो इसको टच करे यहां पे, तो इट इज लाइक दिस। तो एक पॉइंट आपने यहां से ले लिया, तो एक लाइन आप यहां से ले लीजिए जो यहां से टच कर रही है। एक आप इसके पैरेलल इस एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां पे खींचिए जो इसको टॉप पे टच करे। एक पॉइंट आपने यहां से लाइन नीचे ले ली। डन। अब मैंने एक नया ग्राफ बनाया यहां पे हमने लिया एपी एंड एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। यहां पे मैंने क्या लिया? नंबर ऑफ लेबर। तो यहां से जो मैंने लाइन नीचे लाई थी उन्हें नीचे ले लिया। ओके, अब ये जो पहली लाइन है इस पे हमारा एमपी मैक्सिमम रहेगा, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा एमपी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट आपका और है कि यहां पे भी हम एक लाइन इसके साथ पैरेलल खींच सकते हैं। चलिए कोई नहीं, तो ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो यहां पे हमारा एमपी मैक्सिमम है। ओके, यहां सेकंड लाइन पे हमारा एपी मैक्सिमम है, थोड़ा सा नीचे हटेगा इसे। अब एपी नीचे जाएगा पर जीरो नहीं होगा, एमपी उसको इसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करेगा, यहां पर जीरो हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हमारी पहली स्टेज कहां से कहां तक रहेगी? हमारी पहली स्टेज रहेगी जहां पर हमारा एपी मैक्सिमम है, यहां से लेकर यहां तक। सेकंड स्टेज हमारी यहां से यहां तक रहेगी, और थर्ड स्टेज हमारी ये है। पहली स्टेज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड स्टेज इज दैट इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और थर्ड स्टेज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इसको आप यहां से भी कह सकते हैं पहली स्टेज, जहां पे ये वाला लाइन जो टच हो रहा है दैट इज व्हाट कॉल्ड पहली स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। क्लियर?
तो अब हम बात करेंगे कि सर ऐसा हो क्यों रहा है कि पहली स्टेज में वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। देखिए यहां पर टीपी कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। जब ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, जब भी ये कॉन्वेक्स होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब इसके 3 रीजंस आपको दे रखे हैं, अगर आप बुक देखेंगे तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस लॉ। पहला रीजन है व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। रीजन, उसके रीजन है कि हमारा फिक्स फैक्टर, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, मतलब हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स है। होता क्या है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मतलब हमारा फिक्स फैक्टर क्या है, अंडर यूटिलाइज है। तो जब तक हमारा फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज रहेगा हमारे रिटर्न्स इंक्रीजिंग होंगे। आपने कहा सर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक मशीन है, मान लीजिए हमने फॉरेन से मंगाई और उसको ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 6 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम। और मिनिमम क्या बोलेंगे, 6 वर्कर्स विल बी बेस्ट। अगर 6 वर्कर्स यूज किए जाएंगे एक साथ तो वो बेस्ट आउटपुट देगी। तो अब मान लीजिए मेरे पास वो ट्रेंड वर्कर्स नहीं है, एक ही वर्कर अभी मिला, तो हमने एक वर्कर को उसको काम पे लगा दिया, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा या कम, कम, क्योंकि वो 6 लोगों का काम कर रहे हैं। पर जब सेकंड वर्कर हम लगाएंगे तो उनमें वर्क डिवाइड हो जाएगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, थर्ड पे और बढ़ेगी, फोर्थ पे और बढ़ेगी, फिफ्थ पे और बढ़ेगी, और सिक्स्थ पे बेस्ट हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कि हमारे रिटर्न्स कैसे आएंगे, हर नए वर्कर के साथ हमारा रिटर्न्स पहले से ज्यादा आएगा, हर नया वर्कर पिछले वर्कर से ज्यादा आउटपुट देगा इनिशियल स्टेज में। लेटर स्टेजेस में क्या होगा, अब हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो तो फिक्स है, तो सेकंड का रीजन क्या है, डिमिनिशिंग का रीजन क्या है, बिकॉज फिक्सिडिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर फिक्स है। अब आप उस पर अननेसेसरीली ओवरबर्डन करेंगे उसको। एक मशीन पे मैंने अज्यूम करा 6 वर्कर बेस्ट हैं, अब आप 7वां वर्कर लगा रहे हैं, 8वां लगा रहे हैं, तो क्या होगा, विद एवरी एडिशनल वर्कर हमारे जो रिटर्न्स आएंगे, रिटर्न्स तो आएंगे, हर नया वर्कर पिछले वर्कर से कम आउटपुट देगा। तो हमारा जो यहाँ पे टीपी बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट से। ओके, और फिर थर्ड स्टेज का रीजन क्या है, ओवर क्राउडिंग एंड मिसमैनेजमेंट। मतलब क्या होगा, अब आप एक मशीन जिसपे 6 वर्कर बैठते हैं आप इसमें 12, 13, 14, 15 लगा रहे हैं, तो क्या होगा, मिसमैनेजमेंट होगा और ओवर क्राउडिंग होगी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के मैंने रीजन बताया, डिमिनिशिंग का मैंने बताया, फिक्सिलिटी ऑफ द फैक्टर मैंने बताया कि पुअर कोऑर्डिनेशन और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के भी आप सब्स्टिट्यूट गलत कर रहे हैं, और डिमिनिशिंग का रीजन क्या बताया मैंने, ओवर क्राउडिंग एंड मिसमैनेजमेंट। तो ये इसके रीजंस हैं। अब बीइंग ए प्रोड्यूसर आपको कहां ऑपरेट करना चाहिए, यू हैव टू ऑपरेट इन द सेकंड स्टेज। आपने कहा सर व्हाई इन द सेकंड स्टेज, क्योंकि इन द फर्स्ट स्टेज एपी इज थ्रोट राइजिंग, व्हाई टू स्टॉप इन द फर्स्ट स्टेज, एंड थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव है, व्हाई टू एंटर इन द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज इकोनॉमिक एब्सर्डिटी और इकोनॉमिक नॉनसेंस इफ ए प्रोड्यूसर डिसाइड्स टू एंटर इनटू द थर्ड स्टेज। तो ओनली सेकंड स्टेज इज लेफ्ट फॉर द प्रोड्यूसर वेयर he will stop his production, where AP no doubt falling, AP गिर तो रहा है इसमें, but sorry MP is still falling, but is positive, MP गिर रहा है पर still positive है। तो being a producer, एक प्रोड्यूसर फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि AP थ्रू आउट बढ़ रहा है। थर्ड स्टेज में एंटर क्यों नहीं करेगा, बिकॉज MP नेगेटिव है। पहली स्टेज में क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि AP बढ़ रहा है, थ्रू आउट बढ़ रहा है और मैक्सिमम हो रहा है। और थर्ड स्टेज में एंटर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि MP नेगेटिव है। तो इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ही विल डिसाइड, उसने फर्स्ट स्टेज को एलिमिनेट कर दिया, थर्ड स्टेज को एलिमिनेट कर दिया, तो ओनली सेकंड स्टेज लेफ्ट फॉर द प्रोड्यूसर वेयर एमपी नो डाउट फॉलिंग बट स्टिल पॉजिटिव। क्लियर, तो मैं इनके जरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। टीपी फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और डिमिनिशिंग से बढ़ना चालू हो जाता है। सेकंड स्टेज में टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है और मैक्सिमम हो जाता है। थर्ड स्टेज में टीपी फॉल कर रहा है। In the first stage, the TP increases at increasing rate and start increasing at diminishing rate. In the second stage, TP is increasing at diminishing rate, reaches its maximum. In the third stage, TP is falling. Talk about AP. In the first stage, AP is throughout rising, reaches its maximum. In the second stage, it is falling. In the third stage, it is still falling. Talk about marginal production. Marginal production in the first stage is rising. In the second stage, in the first stage, it rises, reaches its maximum, and starts falling. In the second stage, MP is falling, reaches it 0. And the third stage, MP becomes negative. That is what called explanation of first, second and third TP, AP and MP. Now what are the relationship between the two? Relationship is when TP increases at increasing rate, MP rises. When TP increases at diminishing rate, MP falls. When TP start falling, MP becomes negative. That is the relationship of TP and MP. And what is the relationship of AP and MP? When AP rises, MP greater than AP. When AP falls, MP is lower than AP. AP is not 0 or negative. MP can be 0 also, can be negative also. MP cut AP at its maximum point from above. These are the relationship between the two. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिटर्न्स टू स्केल. What is returns to scale? Returns to scale is actually long run
where we will change my labor as well as my capital. Say for example, it was 1 like labor and capital both were 1 and 1, one machine, one labor. When we increase my machine from 1 to 2, the labor is also increased from 1 to 2. So when we increase my inputs, we found in the same proportion my output has increased. So that is called constant returns to scale. मतलब जिस रेशो में मैंने ये डबल किया, ये डबल किया, ये भी डबल ही हुआ है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स. अगर ये डबल हुआ और ये डबल से ज्यादा हो गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ये डबल हुआ और ये डबल से कम रह गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. तो व्हाट इज, तो अगर सेम प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट बढ़ा है इनपुट के प्रोपोर्शन में तो कांस्टेंट, सेम प्रोपोर्शन से ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ा है तो इंक्रीजिंग, लेस प्रोपोर्शन में बढ़ा है तो डिक्रीजिंग. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? Returns to a factor, returns to scale. Very important question for the board exams. Returns to a factor is short run. क्या है ये बताइए? This is what? क्या है बताइए? Short run. Short run. और ये क्या है आपका? Long run. Long run. इसमें आपका factor proportion. Factor proportion क्या रहेगा? Changes. और यहां पे क्या होगा, फैक्टर प्रोपोर्शन क्या रहेगा, फैक्टर प्रोपोर्शन इज कांस्टेंट. ओके. और आपका इसमें आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, मतलब स्केल ऑफ प्रोडक्शन वही रहेगा. और यहां स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, will change. क्योंकि लॉन्ग रन में जब आपने मशीनरी बढ़ा दी है तो फिर आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा. तो मैंने आप लोगों से ये चैप्टर डिस्कस किया. मैंने बताया आपको प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है. मैंने टीपी, एपी और एनपी आपसे डिस्कस किया. मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने डिस्कस किया, इसकी अजम्पशंस मैंने डिस्कस किया. टीपी, एपी और एनपी आपका क्या रहेगा, उनके रीजंस क्या हैं मैंने डिस्कस किया कि प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में ऑपरेट करेगा. फर्दर मैंने डिस्कस किया लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं, और मैंने डिस्कस किया रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल में क्या डिफरेंस है. तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आपको ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग में आएगा और आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करेगा. अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे इस वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.